हेमराइड्स और पाइल्स। इसको हम उर्दू में बवासीर का मर्ज़ कहते हैं। ये मर्ज़ अमूमी तौर पर 40 साल से ऊपर की उम्र में नमूदार होता है, लेकिन इसके लिए कोई एज लिमिट मुकर्रर नहीं है। ये किसी भी उम्र में और किसी भी जेंडर में, मेल फीमेल में आर्ज़ा हो सकता है। ये एक बहुत अज़ियतनाक और इनटॉलरेबल कैफियत होती है, मर्ज़ होती है। अमूमन लोग इसको बुरा समझते हैं दूसरे को बताने के लिए। इवन बाज़ दफ़ा तो मरीज़ जो है वो इब्तदाई हालात में या इनिशियल स्टेजेस में इवन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनको भी नहीं बताते, शर्म के मारे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गंदगी का मसला, गलाज़त का मसला होता है। एडवांस केसेस में तो कपड़े गंदे होते हैं, बदबूदार हो जाते हैं, तो बड़ी ये मतलब है एक अनप्लेजेंट किस्म की सिचुएशन बन जाती है। लिहाजा इस मर्ज़ का जब भी अलामात नमूदार हों तो उसी वक्त उस आदमी को फौरी तौर पर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ताकि शुरू में ही इब्तदाई स्टेजेस में ये बड़ी इजीली रिकवर हो जाती है। एडवांस केसेस में फिर मसला बन जाता है, वो लंबे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। तो इसलिए एक तो ये बात है कि ये अमूमी तौर पर जो है दिस इज डिजीज़ ऑफ द एजड वंस इन बोथ द जेंडर्स। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हमारे जो रेक्टम होती है और एनल कैनल जो है उसके वॉल्स में कुशन लाइक वेन्स का प्लेक्सिस होता है, जिसमें से दौरान खून का सिलसिला दिल तक जाता है। अब जब इंटरनल प्रेशर इन वेन्स के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये प्रेशर की वजह से वॉल्स के ऊपर वो स्वेल अप हो जाती हैं, स्वोलन हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और वो प्रोटेक्ट करती हैं रेक्टल कैनाल में और एनल कैनाल में टूवर्ड्स आउटसाइड द इनस। यानी वो वहाँ से जो कैनाल है जिसमें से आपका फीकल मैटर जो है वो पास होना है आउटवर्ड्स, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं और आपकी डेफिकेशन जो है यानी रफ़ा हाजत में दुश्वारी और तकलीफ़ और दर्द का बायस बनती है। अब इसमें दो किस्म की बवासीर होती है। एक को कहते हैं इंटरनल, या उर्फ़ आम में उसे कहते हैं ये खूनी बवासीर है। दूसरी को कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स हेमराइड्स, यानी कि बादी बवासीर। अब जो इंटरनल बवासीर है या पाइल्स जो है, हेमराइड्स जो हैं, उसकी हम लोग 4 स्टेजेस में उसे या ग्रेड्स में उसे तकसीम करते हैं। पहली दूसरी स्टेज में ये जो वेन्स होती हैं, जो स्वोलन इन्फ्लेम्ड वेन्स होती हैं, ये सिर्फ वॉल्स के अंदर ही रहती हैं, यानी रेक्टल कैनाल के अंदर वो प्रोट्रूड इतना नहीं करती और ना ही कोई मतलब फीकल मैटर में, डेफिकेशन में, रफ़ा हाजत में कोई तकलीफ़ का इतनी तकलीफ़ का बायस नहीं बनती। लेकिन प्रेशर महसूस होता है, स्लाइट डिस्कम्फर्ट महसूस होती है, कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ज़ोर लगा के बहाना करना पड़ता है। तो उसमें ये पहली 2 स्टेजेस जो इनिशियल होती हैं और ये बड़ी ही इजीली रिकवर हो जाती हैं फौरी तौर पर। बल्कि आप थोड़ा सा अगर लाइफस्टाइल बदलें तो दीज कंप्लेंट्स आर क्योर्ड ऑन इट्स ओन, यानी खुद बहुत ही ये ठीक हो जाती है। लेकिन इंटरनल पाइल्स में जो 3rd ग्रेड है उसमें ये होता है कि यही जो प्लेक्सिस होता है वेन्स का गुच्छा, ये रेक्टल कैनाल के अंदर प्रोट्रूड करके नीचे की तरफ जाना कोशिश करता है और ये जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, बहुत ही तकलीफदेह होता है। इसमें जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है, आपका जो रफ़ा हाजत का फेयर होता है ना, यानी डेफिकेशन का, वो उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट बन जाती है। मगर इस स्टेज में भी मैनुअल एडजस्टमेंट हो जाती है कि आप उंगली के साथ उसको प्रेस करके इनसाइड मतलब उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं उनकी अपनी जगह पर वॉल्स के अंदर। अब जो फाइनल स्टेज है 4th डिग्री जो है
उसमें ये जो है ये परमानेंट हो जाती है इंटरनल हेमराइड्स, यानी ये पूरा गुच्छा जो है वेंस का नीचे ट्रैवल करना शुरू करता है रेक्टम से ऑनवर्ड्स एनर कैनाल में टुवर्ड्स द एनस। तो ये एक इमरजेंसी पैदा कर देता है, क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी इस प्रोट्रूडेड मास जो है पाइल्स का जो होता है, तो इससे फिर ज़ाहिर है कि डेफिकेशन जो मसला नहीं होगा, बहुत ही शदीद एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी। तो उसमें फौरी तौर पर एमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है इसको कवर करने के लिए। अब जो इंटरनल हेमराइड्स है इसको हम खूनी बवासीर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एपिथेलियम होता है ना, इसके ऊपर जो प्लेक्सस के ऊपर या पाइल का जो मास है उसमें नर्व सेंसरी नर्व नहीं होता। इसलिए ये है कि ये जो है एक तो अंदर होता है, बाहर से नज़र नहीं आता, और दूसरी बात है ये पेनफुल नहीं होता, इसमें दर्द महसूस नहीं होता, मगर इसमें ब्लीडिंग होती है, खून आता है। वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ने से, इंटरनल प्रेशर होने से जो वॉल्स ऑफ द वेन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जो है खून बाहर जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो उसमें कहते हैं रेक्टल ब्लीडिंग, ये इसकी निशानी है। दर्द नहीं होगा लेकिन खून होगा, इसलिए हम कहते हैं कि खूनी बवासीर। अब एक्सटर्नल जो है हेमराइड्स है जिसे हम बात ही है, ये जो है जो एनस है जो हमारा उसके और साइड की वेन्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनमें ये वाल्व जो होते हैं ये इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, ये बहुत इरिटेशन पैदा करती है और ये बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि इनमें सेंसरी नर्व्स क्या बेताशा होती है, इसलिए ये बहुत शदीद दर्द पैदा करते हैं। इसमें ब्लीडिंग इतनी नहीं होती। ब्लीडिंग के ये डायग्नोस्टिक फीचर है कि जो इंटरनल हेमराइड्स है उसमें फ्रेश ब्लड ब्लीडिंग होगी, लेकिन एक्सटर्नल जो हेमराइड्स है उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। इन एडवांस केसेस में होता है, जब वो उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, एम्बोलिज्म आ जाए, तो वो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन दर्द की शिद्दत जो है इंटरनल हेमराइड्स जो है ना खूनी बवासीर में नहीं होती, लेकिन वादी बवासीर एक्सटर्नल बवासीर में शदीद दर्द महसूस है, पेनफुल होता है, डिस्ट्रेस होता है, पेशेंट को बहाना करने में शदीद मज़ामत और दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना। ये हो गई कि बवासीर क्या चीज़ होती है और इसकी जो है कितनी किस्में हैं। अब हम आते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। सबसे बड़ी वजूहात जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। इसलिए कि कब्ज़ से जो प्रेशर होता है वॉल्स के अंदर वो बढ़ जाता है, गैसेस पैदा होती हैं, उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। और कब्ज़ का जो वजह जो होती है मेन वो आपका लाइफस्टाइल है, आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन है। अगर आप फाइबर डाइट जो है वो कम लेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसमें जो है वो मतलब है उसको पानी आप कम पिएंगे ऊपर से तो कब्ज़ हो जाएगी, कब्ज़ हो जाएगा तो हार्ड फिशेज जो है वो ज़ाहिर है आपके अंदर जो कैनाल जो रेक्टल कैनाल से लेकर इनर कैनाल तक जो पैसेज है उसमें इन्फ्लेमेशन भी पैदा कर सकती है, फिशर भी हो सकती है, अल्सरेशन भी आ जाती है, पाइल्स भी बन जाते हैं, पाइल्स को और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तकलीफ़ हो जाती है। तो कब्ज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है कि ये इसको अवॉइड करना चाहिए, तो यही मेन जो काज है उसकी यही आ जाती है। इसके बाद दूसरे चीज़ों में आपको बताया कि पानी कम पीने से हो जाता है, स्पाइसी फूड जो है वो आप ज़्यादा गर्म मसाला जात की जो है चीज़ें वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। प्रेगनेंसी में एक ये फिजियोलॉजिकल पाइल्स बनते हैं हेमराइड्स, जो कि बच्चे की प्रेशर की वजह से और चूँकि यूट्रस का जो साइज़ बढ़ता है उसके प्रेशर की वजह से वो वेन्स के ऊपर जो होता है ना वो उसमें जो है प्रेशर की वजह से वो अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, इरिटेशन पैदा हो जाती है और उससे पाइल्स। लेकिन ये अमूमी तौर पर अक्सर केसों में यानी कि डिलीवरी के बाद जो खुद बूदी ठीक हो जाती है। इसी तरह ओबेसिटी है, हैवी वेट लिफ्टिंग है, वो लोग जो बहुत मशक्क़त करते हैं, मजदूर टाइप बंदे होते हैं, हैवी लोडर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले हैवी वेट जो, या इवन स्पोर्ट्स मैन जो हैं वो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, बशर्ते कि उनकी उम्र जो है 40 से ऊपर हो, क्योंकि 40 साल के बाद फिर बुढ़ापे के साल शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, तो उसमें जो आपके हर चीज़ आप अज़ा पट्ठे मसल शसल सारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वास्ते ये चीज़ें आ जाती हैं कि इनमें हैवी वेट भी आ जाती, इसके बाद क्रोनिक कफ आ जाती है,
क्रॉनिक मतलब आपकी जो है डायरिया अगर आता है, बाद मरीज़ों को अक्सर होता है कि मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों की वजह से इंटेस्टाइनल के अक्सर मतलब उनको डायरिया का रहता है, उसमें भी ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये आती है कि वो लोग जो टॉयलेट में ज़्यादा देर ठहरते हैं और ज़्यादा स्ट्रेनिंग करते हैं, ज़ोर लगा के बहाना करते हैं, तो उनमें ज़्यादा फिर वो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तकलीफ भी ज़्यादा हो जाती है। बाद लोग मैंने देखे हैं कि वो जनाब सिगरेट पी रहे हैं टॉयलेट में और काफ़ी देर रहते हैं, सिगरेट से और ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अल्कोहल नुकसानदेह, बीवरेजेस जो है अल्कोहलिक जो है वो नुकसानदेह, कैफ़ीन के ज़्यादा इस्तेमाल चाय का या आपने काफ़ी ज़्यादा पिएंगे उसके भी मतलब है इसमें अगर है थोड़ी तो वो और शिद्दत इख्तियार करें। तो ये बातें आती हैं कि बुनियादी चीज़ें होती हैं कि आप अपना वेट को जो है वो बैलेंस करें, फिजियोलॉजिकल वेट मेंटेन करें, ठीक है जी। ओबेसिटी जो है इसका फैक्टर में शुरू हो जाता है। डाइट जो है वो आपकी जो है उसमें फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर आप पिए, पानी ज़्यादा पिएंगे तो फिर आपका जो है ना ये जो कब्ज़ का मसला नहीं होगा। और दूसरे भी ये बात है अगर आपकी डाइट है, फाइबर डाइट जो है वो पूरी है आपकी, लेकिन आप पानी कम पीते हैं तो वो और ज़्यादा कब्ज़ हो जाएगी। तो कब्ज़ जो है असल में बुनियादी चीज़ जो है इस बीमारी में कम अज़ कम जो है ना ये कब्ज़ जो है ये इसका बहुत अहम रोल होता है। कभी हिकमत की किताबों में पढ़ा करते थे कि ये कोई उम्मुल अमराज है कब्ज़, चलो वो दूसरी बीमारियों को तो छोड़ो, लेकिन कम अज़ कम ये जहाँ तक आते हैं बवासीर का मसला आता है ना, इसमें जो है कब्ज़ का जो है ना ये बहुत अहम रोल होता है। इसलिए हेमराइड्स, बवासीर का मर्ज़, पाइल्स या बवासीर जो है ये रेक्टल और एनल कैनाल के वाल्व्स के अंदर जो वेन्स होती हैं जो कुशन लाइक एक्शन करती हैं रफ़ाए हाजत के दौरान, उनमें सूजन हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोट्रूड कर देती हैं कैनाल, रेक्टल कैनाल और इनर कैनाल की तरफ प्रोसीड करती हैं, उससे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। अब अलामात जो आती हैं उसमें यह है कि जहाँ तक खूनी बवासीर है, ये इंटरनल हेमराइड्स है, उसमें रेक्टल ब्लीडिंग होती है और इसके अलावा दर्द बहुत ना होने के बराबर होता है, बल्कि होता ही नहीं है अक्सर औकात में, पहली और दूसरी स्टेजेस में नहीं होता। लेकिन पहली दूसरी स्टेजेस जो होती हैं वो बड़े नामी होती हैं, उसमें बंदे को सिर्फ थोड़ा सा प्लेजेंट जो है ना फीलिंग होती है, हल्का सा प्रेशर महसूस होता है रफ़ा हाजत के दौरान। मगर थर्ड और फोर्थ डिग्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है, रेक्टल कैनाल जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, फीकल मैटर हार्ड होगा तो वो लेसरेशन पैदा करेगा, वो उसमें आपकी जो है वो अल्सरेशन हो जाएगी, फिशर पैदा हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन से ज़्यादा आपका डेफिकेशन जो है वो मतलब इनकम्प्लीट होगा और बड़ा पेनफुल, सीवियर पेनफुल हो जाता है बाद अज़ा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो है एक्सटर्नल हेमराइड्स, जो कि आपके एनल अपर्चर जो होता है ना, ओपनिंग जो होता है उसको, और उसके ऊपर जो स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होते हैं ना, इनर स्फिंक्टर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर ये जो है बहुत असरअंदाज होता है। ये जो आपकी बादी बवासीर होती है ना, एक्सटर्नल हेमराइड्स या पाइल्स होते हैं वो जो स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर्स होती हैं और इसके बाद एनल कैनाल की जो होती है, तो मगर ये बहुत ही पेनफुल होती है। सो ये अलामात में जो चीज़ आती है वो आती है आपके इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन आ जाएगा, ब्लीडिंग आ जाएगी, इसके बाद सीवियर पेन हो जाएगा, सीवियर स्ट्रेनिंग आपको लगानी पड़ेगी, बहुत ज़ोर लगा के आपको मतलब पहाना जो है वो निकालना पड़ता है डेफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो ये अलामात में ये चीज़ आ जाती है और ये जो है ये अलामात में मरीज़ जो है वो खुद ही डॉक्टर को बताता है कि जी मुझे ये तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, पखाने में खून आ रहा है, मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें जो है हम लोग कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी हम लोग जो है वो ग्लव्ड फिंगर्स को इनस के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर हमने ज़ाइलोकेन ऑइंटमेंट जो लगाई होती है, उससे ज़रा दर्द की शिद्दत इतनी महसूस नहीं होती, और अंदर हम उसको जाकर इस तरह जब उसको हम लोग कैविटी के अंदर
चले जाते हैं, मतलब एनल कैनाल और रेक्टल कैनाल के अंदर पैसेज जो है उसको जाकर हम लोग चेक करते हैं उंगली के ज़रिए कि वहाँ जो है वो कितना साइज़ है, जो मास बना हुआ है पाइल्स का वो कितना बड़ा है। इसके अलावा और कोई पैथोलॉजी है, ट्यूमर है, पॉलिप्स है, या इसके साथ हम लोग एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट भी जज करते हैं। ये होता है मैनुअल मेथड, जिसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स किस्म के सामान होते हैं, उनमें कहते हैं एनोस्कोप, सिग्मेडोस्कोप, एंड प्रोक्टोस्कोप, क्लोनोस्कोपी। ये मतलब एंडोस्कोपी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक किस्म के जो हैं वो ये आप कह सकते हैं कि औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसमें लाइट फिट होती है, कैमरा फिट होता है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं। वो आप इंटरनल जो है वो सारे माना जो है बड़ी आंत के जो है जितने हिस्से हैं उनको भी देख सकते हैं। रेक्टम को, एनल कैनाल के अंदरूनी जो पैथोलॉजी है, उनके स्ट्रक्चर में जो कुछ एबनॉर्मेलिटी है वो बड़े क्लियर तरीके से आप लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जो होती हैं उनके ज़रिए कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें पहली चीज़ जो है कि हम उस मरीज़ की डाइट जो है वो कहते हैं कि उसमें मिर्च मसाला, गर्म मसाला जात, तेज़ खटास वाली चीज़ जो है ये ये नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूड कर दें। दूध, दलिया, खिचड़ी, नरम खुराक, फ्रूट, सब्ज़ी, उबली सब्ज़ियाँ, उबली दालें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन रेड मीट को अवॉइड किया जाए। वैसे भी मीट जो है वो सिर्फ सूप की शक्ल में जो बिल्कुल फीका होना चाहिए, उसमें मिर्च मसाला ना हो, वो उसकी इनिशियल डाइट में शामिल हो सकती है। इसके बाद हम लोग दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए एंसेंट मेडिसिन हैं, एसिटोमेनाफिन है, आइबुप्रोफिन है, प्रोक्सन है, ये मुख्तलिफ मिल जाती हैं। जो कम उम्र में जो है बच्चों में भी हो जाता है बहुत वही अर्जा, तो आप वो सिरप की शक्ल में दे सकते हैं। बड़ों को गोलियां भी मिल जाती हैं, तो वो मतलब इस्तेमाल की जा सकती है दर्द की शिद्दत कम करने। और दूसरी बात ये है, क्योंकि इस जो कब्ज़ है ये एक बुनियादी वजह है इस मर्ज़ का, तो उसको दूर करना जो है ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लोग मेडिसिन मुख्तलिफ होती हैं, लैक्सेटिव होते हैं, यानी कि कब्ज़ कुशा अदवियात जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके साथ उन मुख्तलिफ जो है वो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट देनी होती है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो होते हैं वो दिए जाते हैं। होल फ्रूट देते हैं, उनके स्किन समेत फ्रूट खाया जाए, मतलब उसके जूस वगैरह की शक्ल में ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जूस में वो आपका जो फाइबर डाइट जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है। इस वजह फाइबर डाइट को इनक्रीज़ करने के लिए आप जो होल ग्रेन फूड जो है ना वो इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आ जाती है मेडिकल, हम देख रहे हैं, तो उसमें फिर आप हमारे पास जो जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें हम लोग इस तरह करते हैं कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको हम लोग विटामिन के पिल्स भी दे सकते हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इंजेक्शन ट्रांजामिन होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रुक नहीं रही। अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो हम इंजेक्शन सेफ्ट्राजोन जो है वो 1 ग्राम आईवी या इंट्रामस्कुलर वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद एक और मेडिसिन होती है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसकी शिद्दत, इसकी जो जो है इसको पैथोलॉजी को कट ऑफ कर दिया जाए। उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, बवासीर का इलाज, बदरिया अद्वियात। जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन इस ज़माने में इस्तेमाल हो रही है उसको डेफलॉन कहते हैं। टेबलेट डेफलॉन होती है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। उसके इस्तेमाल से ये होता है कि जो मास ऑफ द पाइल्स जो होते हैं ना वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, और उसकी वजह से वो जो डेड टिश्यू होते हैं जो वो विदर अवे करते हैं, यानी कट ऑफ हो जाते हैं। जो और पहले श्राइबल होते हैं, श्रिंक करते हैं वो मास जो है इन अद्वियात के इस्तेमाल से। और इसके बाद चूँकि उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उनकी नशो नुमा जो है रुक जाती है, तो इस वास्ते वो कट ऑफ होके गिर जाती है। ये अद्वियात ज़्यादातर यही इस्तेमाल हो रही है।
इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक जो है ना वो इसमें ऑइंटमेंट की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड, पेट्रोलियम जेली, स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉन्स, जो स्टीरॉइड जो होते हैं, प्रेडनिसोन वो, और इसके अलावा ज़ैलोकेन, ये इनका मिक्सचर बना के एक कंपाउंड बना के ट्यूब्स की शक्ल में, ऑइंटमेंट की शक्ल में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ पर पाइल्स का मास है वहाँ उसके ऊपर लगा दें अराउंड द एनस, स्पेशली व्हेन इट इज़ ए प्रोट्रूडिंग, यानी कि ये फाइनल स्टेज यानी 4th डिग्री होती है एक्सटर्नल हेमराइड्स में, ये कामयाब चीज़ होती है। आप उसको सपोजिटरी के तौर पर अंदर भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं उस मास को, ताकि अंदर भी जो है वो जगह जो है वो सूदिंग इफेक्ट होता है, यानी सुन हो जाती है, और सुन होने की वजह से ये उसमें जो मरीज़ है उसको आराम मिल जाता है, तकलीफ़ कम होती है। ख़ास तौर पर ड्यूरिंग डेफिकेशन, यानी जब वो रफ़ा हाजत करता है तो उसमें उसको ना वो तकलीफ़ कम होती है। वो ट्यूब बाज़ार में आम मिल रही हैं, वो आप इस्तेमाल करें, उससे आपको ये नहीं कि डेफलॉन टैबलेट्स और ये जो है एंटी हेमराइड जो है ना ऑइंटमेंट्स जो है, जिनमें ये सारा मिक्सचर बना होता है, कंपाउंड्स बने होते हैं जो मैंने बताया, जिंक ऑक्साइड, पेट्रोलियम जेली होता है, लोकल एनेस्थीसिया एंड स्टीरॉइड का जो होता है, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, ये काफ़ी आरामदेह चीज़ होती है। इसके अलावा जो है वो घरेलू लेवल के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि कोल्ड कंप्रेसेस होते हैं, पैड्स लेकर बर्फ़ के, वो आप उसकी टकोर, बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। जो मांस बना हुआ है, जो मसे बने हुए होते हैं, जो वहाँ पर स्किन टैग्स बना होता है और लम्प्स बने होते हैं अराउंड द एनस, उसको अपन करें तो उससे भी काफ़ी आपको दर्द में, शिद्दत में, तकलीफ़ में जो है वो बहुत कमी और आपको राहत और कहना चाहिए कि सुकून मिलता है इससे। इसके अलावा एक और तरीक़ेकार होता है, वो है सिट्स बाथ, यानी ल्यूक वार्म वाटर जो होता है ना, हल्का जो है गर्म पानी का टब लेकर उसमें आप दिन में 3-4 दफ़ा बैठें और आधा घंटे तक बेशक बैठें, तो उससे मतलब जो भी इनके जो है ना बाइल्स की तकलीफ़ जो है कम हो जाती है। अब आ जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में 2 कैटेगरीज हैं, एक है माइनर सर्जरी, और हम आजकल उसको लफ्ज़ इस्तेमाल जो है मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसमें ज़्यादातर आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो स्क्लेरोथेरेपी है। स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन थेरेपी होती है, जिसमें फिनोल होता है और आलमंड ऑयल, जिन्हें बादाम का जो तेल है वो मिक्स करके वो इंजेक्शन जो है वो उस पाइल का जो मांस होता है ना, बवासीर का मसे होते हैं, उनमें इंजेक्ट करते हैं। उससे ये होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है मसों की होती है ना, वो जो है वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, और टिश्यू जो जब उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो डेड फाइब्रोज हो जाएंगे। फाइब्रोज हो जाएंगे तो फिर वो खुद बहुत जो है श्राइवल होके, श्रिंक होके तो कट ऑफ यानी गिर जाते हैं, विदर में, यानी वो जड़ जाते हैं। इस तरह ये इंजेक्शन ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर है ना, वो आउटडोर ट्रीटमेंट जो है ना, इन क्लिनिक जो है वो ज़्यादातर यही होता है, इंजेक्शन थेरेपी चल रही है इसमें। ये यानी लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ जो है ये इनिशियल स्टेजेस में आती हैं, अब 3rd डिग्री तक इस्तेमाल कर सकते हैं जो है, मगर जब ये 4th डिग्री में चली जाती है, वो जो मांस प्रोट्रूड होकर बाहर आ जाते हैं इनसे से, तो या फिर ये एक्सटर्नल जो हेमराइड होता है, उसमें फिर आपको जो है कंप्लीट सर्जरी जो होती है ना वो अडेप्ट करनी है। माइनर सर्जरी में एक और चीज़ इलेक्ट्रोकार्टराइजेशन है, लेज़र थेरेपी आ जाती है, ये चीज़ें क्रायो सर्जरी आ जाती है, वो भी मतलब है इस्तेमाल हो रही हैं। तो लेकिन अब जो फाइनल जो चीज़ होती है ना, जब अब 3rd और 4th डिग्री में स्पेशली इंटरनल हेमराइड्स में जब वो बाहर निकल आए, तो उसका कोई हल नहीं होता, ना मेडिसिन का, ना वहाँ पर खुराक का परहेज़ का कुछ होता है। उसका यही होता है कि फिर आपने हेमराइडेक्टमी, एक्सीजनल हेमराइडेक्टमी जो है, ये जो है एक्सटर्नल हेमराइड्स और इंटरनल हेमराइड दोनों में ही जो अप्लाई होती है। इसमें ये होता है कि हम उस सबको जो मांस बना होता है ना, जो लम्प्स बना होता है, लोथड़ा सा बन जाता है कुछ सा, उसको सबको काट देते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर जो होता है ना, इसमें हीलिंग के लिए कम से कम 1 महीना लग जाता है मरीज़ को एक्टिव होने के लिए। डिलेड मतलब हीलिंग होती है इसमें, और लेकिन ये कंप्लीट सफाई हो जाती है इससे। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है स्टेपल्ड हेमराइडेक्टमी जो होती है, वो सिर्फ अब इंटरनल हेमराइड जो होता है ना, उसमें इस्तेमाल होती है,
और उसमें ये होता है कि जो डिजीज़ मांस होता है ना उसको हम काट देते हैं, जो हेल्दी मतलब चीज़ है वेन्स हैं उनको अब रिप्लेसमेंट कर देते हैं, वो जो एनाटॉमिकल उनकी पोजीशन है उसमें उसे रख देते हैं। अब इस प्रोसीजर में ये है कि ये रिकवरी तो रैपिड होती है लेकिन इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत होते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सर्जरी हो रही है बवासीर में ये कोई अपेंडिक्स नहीं है कि आपने एक दफ़ा एक्सरसाइज कर दिया तो चलो भी ख़त्म होगी मामला, समझ गए ना, ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर तो रिकरेंस के चांसेस बन जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करो मसलन यही है, अगर स्टेपल हेमराइडेक्टमी में आप करते हैं, पार्शल रिमूवल करते हैं तो उसमें चांसेस हैं दोबारा मतलब पाइल्स होने के, या अब एक्सेजनल हेमराइडेक्टमी करते हैं उसमें भी चांसेस होते हैं, बशर्ते कि अगर आप अपना खाने पीने का लाइफस्टाइल ना बदलें। अगर आप खाने पीने का परहेज नहीं करेंगे, सेडेंटरी हैबिट्स हैं, पानी आप कम पिएंगे, लो फाइबर डाइट रखेंगे, कब्ज़ आपकी बार बार होती रहेगी तो फिर दोबारा वो ये हो जाती है। इसलिए ये है कि इसमें एहतियात और परहेज़ करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने ऑपरेशन कर दिया तो चलो जी अब बेफिक्री होगी अब दोबारा नहीं होगा, ये कोई अपेंडिक्स नहीं है कि एक दफ़ा बाहर निकाल दिया तो चलो जान छूट गई, ये नहीं। इसमें भाई परहेज़ करना पड़ता है, बाद में भी आपको बहुत परहेज़ करना पड़ेगा। और जब भी वरना ये जो बीमारी है बहुत गलाजत भरी बीमारी होती है, बंदा किसी को बता भी नहीं सकता, ना ही बंदा सोसाइटी में बैठने का काबिल रहता है अगर ज़्यादा एडवांस चीज़। इसलिए भाई परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है और यही है कि शुरू में ही इसका मतलब है एहतियात कर ली जाए तो जो है इसमें फौरी तौर पर अफाका हो जाता है और इससे छुटकारा मिल जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पाइल्स, बवासीर के लिए एहतियाती तदाबीर। बवासीर ये मर्ज़ जो है अमूमन 40 साल 45 साल के बाद ही ज़्यादातर अफराद को मुतासर करती है और ज़्यादातर ये इसकी वजह जो है वो कब्ज़ होती है या खुराक में बद परहेज़ी, इसकी बुनियादी वजह होती है जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। कब्ज़ से ये होता है कि जो वेन्स होती हैं रेक्टल वाल और एनल वाल के अंदर जो कुशन का काम करती हैं, जो कि फैसिलिटेट करती हैं हमारे डेफिकेशन प्रोसेस रफ़ा हाजत के अमल को आसूदगी के साथ हमारा फिकल मैटर जो खारिज हो जाता है इनकी वजह से, क्योंकि इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है वाल्स की तो वो पैसेज जो है वो आराम से हो जाता है उसमें। लेकिन जब कब्ज़ की वजह से जो मेन अलामत है उसमें इसके प्रेशर जो होता है वाल्स के अंदर वो बढ़ जाता है, वाल्स कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लीड कर जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, स्वेलिंग की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो जो जो पैसेज होता है रेक्टल कैनाल है उसको नैरो कर देती हैं क्योंकि उसके अंदर वो घुसना शुरू कर देती हैं, वो जो गुच्छा होता है वेन्स का। सो ये बात जो है वो ये है कि कब्ज़ को आपने अवॉइड करना है। ये आप कोशिश करें कि ऐसी खुराक इस्तेमाल करें कि आपको कब्ज़ ना हो। पानी की मिकदार कम अज़ कम एवरेज सर्दियों गर्मियों में 12 से अब इससे भी ज़्यादा एक्सीड करें, जितना भी पानी पिए उतना ही बेहतर है। अल्लाह ताला की नेमत है, साफ़ सुथरा पानी आप पिएँ, फिल्टर्ड वाटर हो वो पिएँ, वो आपकी जिस्म के दूसरे अज़ा के लिए भी ज़िंदगी के लिए भी ये एक ज़रूरी जुज़्व है और कब्ज़ के लिए तो ये बहुत अहम है। इसके अलावा आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो करें। सेडेंटरी हैबिट्स जो करने वाले बंदे हैं, लंबा बैठ रहना और काम काज का थोड़ा सा पैदल ना चलना, जहाँ जाना मोटरसाइकिल पर जाओ, पैदल चलने की आदत ही लोगों ने छोड़ दी है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो अक्सर जो बीमारियां दिल के अमराज और ये जो मैदे के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। हल्की फुल्की डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें, एरोबिक एक्सरसाइज होती है वो ज़रूरी होती है निज़ाम आज़मा के लिए भी, दूसरे सर्कुलेशन सिस्टम के लिए भी, दूसरे अज़ा के फेल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो आपकी खुराक है उसमें फाइबर डाइट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है।
फाइबर डाइट जो आप जितनी भी ज़्यादा ऐड करेंगे, आप बवासीर से निजात हासिल कर लेंगे और बवासीर में आप मुबतला भी नहीं होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो भी गई है तो वो आपकी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। अब ये है कि हमने देखना है कि ये फाइबर डाइट कौन कौन सी अशिया में मौजूद होती है जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। सब्जियों को ले लें तो आपके पास बड़ी अच्छी सब्ज़ी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, स्पिनच है, पालक जिसे कहते हैं, शलजम है, इसके बाद ओकरा है, बीन्स हैं, मटर के दाने जो हैं, जिनमें हाई फाइबर होता है, आप इस्तेमाल करें। रेड मीट को अवॉइड करें। दूसरे नंबर आ जाते हैं आपके ग्रेन्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं। होल ग्रेन फूड आप इस्तेमाल करें। अपने आटा जो रोटी वगैरह पकानी है तो होल ग्रेन जो है, होल व्हीट जो है वो इस्तेमाल करें। अब उसमें ये है कि हमारी औरतें ये करती हैं, वो छान निकाल देती हैं। ये जी रोटी अच्छी नहीं नज़र आती, सफ़ेद रोटी नहीं है, ये इसका ब्राउन रंग हो जाता है, ये अब हालांकि देखा जाए कि वो जो चीज़ आप छान जो ब्राउन जो आप निकाल रही हैं उसमें तो विटामिन भी होते हैं और उसमें फाइबर होती है, वो तो आपकी कब्ज़ कुशा है, आपके लिए अंतड़ियों के लिए भी, फेल के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो ज़्यादा ना सही, कोई थोड़ी मकदार तो आप रहने देना कि सफ़ेद रंग ही आपने पसंद करना है तो इसके बाद बीमारियाँ सौ पैदा हो जाती हैं। नान पसंद करेंगे, उनमें ये क्या जो मैदा है उसमें जो है वो बुरा नहीं होता, चोकर नहीं होता है। तो ये बातें हैं ना कि ये खुराक में थोड़ा सा आपने ये ब्रांड जो है ना, चोकर जो है, ये आपने जिसे हम छान कहते हैं वो आपने इस्तेमाल करना चाहिए, वो सेहत के लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं फ्रूट में। फ्रूट में सबसे बहुत अहम चीज़ जो है वो आपकी अंजीर है, खजूर है, ये दो बहुत। इसके बाद सेब आ जाता है, हाँ जी, सेब के बाद अमरूद आ जाता है, और सबसे अच्छा जो फल है वो आपका जो है वो अनार है। ये दो चीज़ें जो है ना, एक अनार और दूसरा बीट रूट्स, जो चुकंदर, ये बहुत ही अहम किस्म के। अब चुकंदर को भी आप फ्रूट में शामिल कर लें, सब्ज़ी में शामिल कर लें, चलो जो भी। इसमें इन दोनों में नाइट्राइट्स ज़्यादा मकदार में होता है, जो कि बाद जिस्म के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपकी वेसल्स जो होती है, चाहे वो आर्टीरियल है चाहे वेनस है, उनके लिए जो अंदरूनी जो उनकी लेयर होती है ना, एपिथेलियल लेयर, सिंगल लेयर होती है, उसको मजबूत करता है, उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मजबूत होगी तो ये लीकेज जो है ब्लड की नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन नहीं होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ज़्यादा मकदार में, तो उसके लिए ये दो चीज़ें जो अनार और दूसरा बीट रूट्स यानी चुकंदर, इनको आप लाजमी तौर पर अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। इसके बाद आ जाए नट्स और दालें आ जाती हैं, लेंटल्स आ जाते हैं, पल्सेस वगैरह। उसमें नट्स में जो है बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, इनमें फ़ाइबर बहुत होता है, वो इस्तेमाल करें, थोड़ी मकदार में करें, क्योंकि ज़्यादा मकदार में ये करेंगे ना तो ये आपके वो ना, इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल तो कम ही होता है, लेकिन इसमें जो है ना आपके ग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, तो वो भी नुकसानदेह होते हैं ज़्यादा। थोड़ी मकदार में आप नट्स इस्तेमाल करें, फाइबर भी होता है, वैसे भी उसमें ताकत वाली चीज़ होती है, तवानाई भी मिल जाती है। अच्छा, इसमें दालें आ जाती हैं। दालों में से सबसे बेहतर जो चीज़ है मूंगी की दाल है, लेकिन हमारे औरतें जो है ना वो छिलके उतरी मूंगी की दाल पका, हालांकि देखा जाए कि छिलके वाली मूंगी दाल ज़्यादा जायकेदार भी होती है, वो ताकतदार भी होती है, सेहत के लिए भी ज़्यादा मौजूद होती है। आप चलें आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप चावल खाते हैं तो वाइट चावल जो है ना, उबले चावल, उनकी बजाय आप ये करें कि ब्राउन चावल जो था वो इस्तेमाल, राइस जो ब्राउन राइस वो इस्तेमाल करें। उसमें ये है कि अगर फ़र्ज़ करो आपको ज़्यादा ही आपका दिल कर रहा है कि नहीं आपने दूसरे उबले चावल उसमें जो है, तो आप मूंगी की दाल जो छिलके वाली उसकी खिचड़ी बना लें। यानी किसी तरीके से आप कुछ बैलेंस डाइट तो रखें ना आप। बिल्कुल ही आप अपने जायके को और देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वही आप जायकेदार। दूसरी बात ये है, आजकल जो है ज़्यादा जो रुझान चल रहा है नौजवानों में, बल्कि ज़्यादा उम्र वाले लोग भी कह रहे हैं कि जी ज़्यादा फास्ट फूड जो होना चाहिए, जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है। अच्छा जी, वो आज कढ़ाई गोश्त आ जाती हैं जी,
इस तरह की चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, गर्म मसाले डाल के उन्होंने बड़ा जायका बनाया होता है, जो बहुत नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर बवासीर में, या आपका मैदे का जो अल्सर आ जाता है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है। हाँ जी, इस तरह की चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इस तरह देहाती एरिया में तो ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन वहाँ अक्सर लोग जो है पकोड़े समोसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा रोटी भी उसके साथ खाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसाले होते हैं, मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये आपके मैदे में, अंतड़ियों में और ख़ास तौर पर बवासीर में इजाफे का बायस बनते हैं। बेहतर यह है कि आप काले भुने हुए काले चने या आप काले चने पकाएं, उसका शोरबा लें, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मूंगी की दाल छिलके वाली बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है। इसके बाद आप आलू इस्तेमाल करें, शकरकंदी आप खा सकते हैं, उसमें फ़ाइबर डाइट काफ़ी हो जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि फ़ाइबर डाइट आपको वाफर मकदार में मिलती है, आपको कब्ज़ नहीं होगी तो आप तकरीबन आपको खलासी मिल जाएगी। बवासीर अगर हो भी रही है और फर्दर भी आप उससे बच जाएंगे, आपको कोई मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बवासीर का कोई चांस नहीं रहता। अब इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है कि आपने सलाद का इस्तेमाल, सलाद में आप खीरा, जैसे कुकम्बर कहते हैं, खीरा इस्तेमाल करें, मूली करें, गाजर करें, चुकंदर करें। ये सलाद बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो है ये इसमें इसकी तासीर भी ठीक होती है कि ये इसमें जो ब्लीडिंग अगर हो रही है, या मसलन जैसा खूनी बवासीर, उसमें बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आ जाती है, आपको खा सकते हैं। वैसे भी ताकत वाली चीज़ है, विटामिन इसमें, मिनरल्स होते हैं, इसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद आ जाती है, देहात में अक्सर होता है जहाँ पर ताज़ा फल दस्तयाब नहीं होते, तो वहाँ पर ये मरबा जात इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ जो बनाए जाते हैं ना मरबा जात फलों के दूसरे, तो उसमें अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उस मरबे में आप अरहर का मरबा बहुत अच्छा मरबा है, आंवले का मरबा अच्छा है, हाँ जी, गाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब्ज़ कुशा होते हैं और इससे आपका जो सेहत के ऊपर और बवासीर के बचाव और बवासीर की कमी में बहुत मौसर मतलब है, ये इक़दामात में शुमार होते हैं। इसके बाद अब जैसे घरों में चटनी का इस्तेमाल होता है, ये भी एक खुराक, हमारी खुराक में शामिल है चटनी भी। तो उसमें मैं आपको एक बताऊँ, आपने चटनी बनानी है तो उसमें आपने स्पाइसेस जो होते हैं ना, गर्म मसाला जात और मिर्चें वगैरह, सुरख मिर्ची नहीं डालें, हरा धनिया डालें, हरी मिर्च डाल दें, हरा प्याज डालें, अदरक डाल दें, अनारदाना डालें, इस चीज़ की आप बना के, पुदीना डालें, इसमें थोड़ा सा दही का इस्तेमाल भी जो है ना, वो भी इसमें आ जाता है कि वो जो खुराकों में जो कि आपकी बवासीर को कम करता है, यानी फ़ायदेमंद खुराक है बवासीर में दही का इस्तेमाल। तो इसमें थोड़ा सा रायता बना लें इस किस्म का, तो ये आप खुराक के साथ खाएं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सेहत भी देती हैं और इस जो है मतलब गलीज़ किस्म की बीमारी से छुटकारा भी देती हैं और बचाव भी का बायस बन जाती है। तो पानी का मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा पिएँ, वर्जिश आप करें, फल फ्रूट सब्ज़ियाँ, ग्रीन लीफी वेजेस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आप इस्तेमाल करें। मैंने आपको बता दिया, चटनी भी आप इस्तेमाल करते हैं, सलाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके अलावा एक और जो घरेलू टोटके हैं, इसबगोल का छिलका दूध में डाल के जब वो पूरी तरह मतलब है वो उससे स्वेल अप हो जाए ना, ठीक है ना, फूल जाए, तो वो आप इस्तेमाल करें, रात को सोते हुए तो वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसके बाद आप जो है ओट्स जो होते हैं वो है, ये उसका आप पानी भी पी सकते हैं। इसमें आपके जो चीज़ आ जाती है, जौ का पानी जिसे कहते हैं, जौ का पानी भी बहुत बहुत अच्छा है, ठंडा होता है, वो मतलब खूनी बवासीर में अक्सर बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप करके आप अफाती तदबीर आते हैं, इसलिए कि परहेज़ जो होता है वो इलाज से बेहतर होता है। आजकल इलाज माशाल्लाह इतना महंगा हो चुका है, अस्पतालों के खुदा किसी दुश्मन को भी ना अस्पताल में लेकर जाए, इसके अंदर महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये घरेलू टोटके होते हैं, बुनियादी चीज़ें होती हैं, एहतियाती तदबीर करें तो आप ये बीमारियों से बच जाते हैं, खर्चा बच जाता है, ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन वगैरह जो है वो कम हो जाती है। तो ये बुनियादी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, आप इसके ऊपर अमल करें तो कोई वजह नहीं है कि मतलब आप बीमारी, ख़ास तौर से ये बवासीर जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लें या आप अपने आप को बच बचाव कर सकें। खुदा हाफ़िज़।